Hey guys, in today's video, we will revise chapter 2 of business studies, which is principles of management. अभी हम थोड़ी देर में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ मेमोरी टेक्निक्स। एंड आपको जब भी ये चैप्टर खुद भी रिवाइज करना होगा, आप ये बस वीडियो देख लो, राइट, इन मेमोरी टेक्निक्स को याद कर लो एंड आपको ये चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजरियल प्रिंसिपल होता क्या है, राइट। हमने पढ़ा था कि इट इज अ ब्रॉड एंड अ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए नहीं है ये प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है जो मैनेजर को हेल्प करते हैं टू टेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजंस, राइट। लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट। अब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं, दे आर नॉट रिजिड। वाई? बिकॉज देखो, एक तो ये जनरल गाइडलाइन है, राइट। अब ये रिजिड नहीं है कि इनको एज इट इज अप्लाई करना है। हम इन प्रिंसिपल्स को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में उनको फ्लेक्सिबली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसमें चेंजेस करके उनको अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। सो ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, राइट। एंड हमने ये समझा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या नहीं है, राइट। सो दे शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट देखा था कि मैनेजमेंट को अगर कोई टास्क अकम्प्लिश करना है तो उसके लिए वो क्या टेक्निक्स या फिर क्या पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो हो गए हमारे टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब इन स्टेप्स को फॉलो करते करते टाइम जब मैनेजमेंट को कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, राइट, तो तब वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। दे रेफर टू द मैनेजरियल प्रिंसिपल्स फॉर द डिसीजन मेकिंग। सो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट, एंड दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज होती है कॉमन बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, राइट, इन दी सोसाइटी। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी, राइट, ये हमारी एक वैल्यू है। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? दे आर फॉर्म्ड आफ्टर सम रिसर्च, राइट। सो अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो वैल्यूज भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है? ठीक है, सो इसकी हमने जो मेमोरी टेक्निक पढ़ी थी वो पढ़ी थी, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सीसीडी लेकर गया, और ये बात जो है वो यूनिवर्सल है, राइट। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल। अब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, दे आर यूनिवर्सल। ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं। जैसे हमने प्रिंसिपल पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब ये डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो हर जगह अप्लाई हो सकता है, राइट, फ्रॉम अ बैंक टू अ कॉर्पोरेट, राइट, और टू अ स्टूडेंट्स डूइंग सम प्रोजेक्ट। ठीक है, सो ये डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है हर जगह अप्लाई होता है। ऐसे ही जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दे आर यूनिवर्सल, देयर एप्लीकेशन इज यूनिवर्सल। नेक्स्ट था बी। B stands for behavioral. They deal with the behavior of the humans, right? So they are behavioral in nature. Next was G. G से था हमारा general guidelines. हमने ये पढ़ा था कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये जनरल गाइडलाइंस है, ये स्पेसिफिकली किसी सिचुएशन के बारे में बात नहीं कर रहे, राइट। नेक्स्ट था एफ। एफ से क्या है? फॉर्म बाय प्रैक्टिस। अब फॉर्म बाय प्रैक्टिस, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, दे आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस। बहुत सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ ये जो प्रिंसिपल्स हुए हैं ये फॉर्म हुए हैं, राइट। एंड दिस एफ वाज फ्लेक्सिबल। ये हमने यहाँ पर पॉइंट पढ़ा था दैट दे आर नॉट रिजिड, राइट, दे आर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। हम इन प्रिंसिपल्स को है जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सी। सी से है कॉन्टिंजेंट। अब कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या था कि इन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है इनकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे? इट विल डिपेंड ऑन सम सिचुएशंस, राइट। अब जैसे प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन है कि हमें सबको जो हमारे वर्कर्स हैं उनको फेयरली हमें उनको रेम्युनरेशन देनी चाहिए। लेकिन अभी फेयर रेम्युनरेशन डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, राइट, उस वर्कर की परफॉर्मेंस कैसी है। सो इन प्रिंसिपल्स की जो एप्लीकेशन है ये कॉन्टिंजेंट है, कॉन्टिंजेंट अपॉन द वेरियस सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये हमने पढ़ा था
कि जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, दीज आर प्रूवन लाइक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के एग्जांपल्स, ठीक है। सो इसीलिए जो मैनेजर है उसको अलग अलग चीजें ट्राई करके देखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज दिस विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये जो प्रिंसिपल्स फॉर्म हुए हैं दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉज, ठीक है, एंड उन्होंने डेवलप किया कि इसका इफेक्ट क्या होगा, यही वो प्रिंसिपल जो है वो बताता है, राइट। सो नेचर का हमारा क्या हो गया, ये बात यूनिवर्सल है दैट बीएफ टेक्स हिज जीएफ टू दी सीसीडी फॉर कॉफी, राइट। बी फॉर बिहेवियरल, एफ फॉर फ्रॉम बाय प्रैक्टिस, जी फॉर जनरल गाइडलाइंस, एफ फॉर फ्लेक्सिबल, सी फॉर कॉन्टेंजेंट, सी फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। So now let's come to the significance, ठीक है, significance or the importance of the principles of management. So इसकी जो मेमोरी टेक्निक थी वो थी सोशल सोप ट्रेनिंग, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट विच इज सोशल। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने हैं, ठीक है, सोसाइटीज की कुछ डिमांड थी कि क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी में वर्क करता है, सो इट शुड गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। सो ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं, ठीक है, सो दे आर यू नो फॉर्म इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटीज, ठीक है। सो इसलिए जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर रेम्युनरेशन एक्सेट्रा जो भी प्रिंसिपल्स हैं, सो दे फोकस ऑन फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Next is SOAP, in which S stands for scientific decision making. These principles are scientific, they are not blind faith और ऐसे ही नहीं है, ये सब scientific principles हैं, they are tried and tested, ठीक है, जिससे कि जो decision making जो है वो improve हो जाती है, so they are important in this way. Next is O. O is optimum utilization of resources. अब जो प्रिंसिपल बता रहा है कि कोई काम कैसे करना है, जो मैनेजर को हेल्प हो रहा है डिसीजन में, तो वो अपने खुद से ट्राई नहीं करेगा चीज़ें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा और जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज ए. ए स्टैंड्स फॉर एडॉप्शन टू चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट, राइट। जैसे आजकल स्पेशलाइजेशन का जमाना है, सो जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन है इट डज मीन्स कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कंपनीज आउटसोर्सिंग भी करते हैं, राइट। सो दीज प्रिंसिपल्स आर मॉडिफाइड और यू नो changed according to the changing environment requirements. Next is P. P stands for providing managers with useful insights into reality. अब ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं दे ऐड टू द नॉलेज ऑफ द मैनेजर्स, और इन प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सब कुछ पता चलता है इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। सो द प्रिंसिपल्स help providing the managers with useful insights into the real world situations or reality. Next is training. So the sixth point is management training, education and research. अब इन प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में भी यूज होता है और एजुकेशन में भी यूज होता है, जैसे MBA एंड BBA, इन सब कोर्सेज में भी ये वाले प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, राइट। एंड रिसर्च वर्क में भी ये प्रिंसिपल्स जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। तो ये सब थी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या थी, एस फॉर सिग्निफिकेंस, एस फॉर सोशल, सो ट्रेनिंग। सोशल से क्या था फर्स्ट पॉइंट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट था एस, एस से था साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, ओ से था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। ए से था एडॉप्शन टू चेंजिंग एनवायरमेंट। नेक्स्ट वाज पी. पी से था प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। उसके बाद लास्ट पॉइंट था हमारा ट्रेनिंग, ठीक है, उसमें था मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। Let's move on to our next topic, which is Taylor's scientific management, right? सबसे पहले हमें ये समझना था कि scientific management क्या है। Scientific management क्या होती है, knowing what exactly you want your men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको अपने वर्कर से क्या काम चाहिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर
that work is done in the best and the cheapest way, right? So कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं टेलर ने सबसे पहला है साइंटिफिक साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है, रूल ऑफ थंब क्या होता है बेसिकली कि मैनेजर्स का जो चलता हुआ आ रहा है अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे, लाइक पास्ट रिजल्ट्स के बेसिस पे कि ऐसे होना चाहिए, राइट? तो वो सब क्या होगा, हर मैनेजर का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा तो वो हर अलग अलग चीज़ें अप्लाई करेगा। लेकिन टेलर ये कहते हैं कि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए एक बेस्ट वे ज़रूर होता है, राइट? और उस बेस्ट वे को हम लेकर आ सकते हैं थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस, ठीक है? एक बार हमने वो बेस्ट वे फाइंड आउट कर लिया, राइट? सो हमारा जो काम है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होगा, ठीक है? तो रूल ऑफ थंब को मीन्स जो मैनेजर्स की अपनी विल एंड विश है उसको हमें किससे रिप्लेस करना है? साइंस से, स्टडी और एनालिसिस से एक मेथड डेवलप करना है जो कि बेस्ट मेथड है और जिससे कि हमारी एफिशिएंसी जो है कि मैक्सिमाइज हो जाएगी, राइट? एंड सेकेंड प्रिंसिपल है इसमें हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड इज डिसएग्रीमेंट, राइट? सो अब इस प्रिंसिपल में टेलर ने क्या कहा है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है? अब वर्कर्स ये सोचते हैं जैसे कि मैनेजर हमसे इतना काम ले रहे हैं, ठीक है? और मैनेजर्स को ये लगता है वर्कर्स गुड फॉर नथिंग है, ठीक है? वो ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं, काम करते नहीं है ठीक से। तो ये सब उनकी मेंटालिटी होती है एक दूसरे के बारे में। तो टेलर इंसिस्ट कर रहे हैं और मेंटल रेवोल्यूशन कि उन दोनों को अपने एक दूसरे के बारे में जो सोच है वो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? इसको बोला है मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है? और दोनों की तरफ से जो है कंप्लीट अग्रीमेंट, कंप्लीट हार्मनी में वो होना चाहिए, ठीक है? यही ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। सो देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स टू अचीव दिस स्टेट। टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, राइट? Third principle is cooperation, not individualism, right? This principle is an extension of the principle of harmony, not discord. मतलब इस principle का ये extension है, ठीक है? अब वो ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कंप्लीट कॉपरेशन होना चाहिए। वो अलग अलग उनको ये देखना चाहिए कि मैनेजर सोचे कि बस हम ठीक से कर लें और वर्कर सोचे हमें अच्छा काम करना है, बट उन दोनों को कॉपरेशन में ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स की तरफ काम करना है, ठीक है? उन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब इसमें क्या है, अब आप खुद सोचो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, राइट? अगर हर एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे अपना बेस्ट दे रहा है और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, राइट? सो जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स है वो अचीव होने में हेल्प होगा, ठीक है? तो जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है वो इसमें काम करने वाले लोगों से ही बनता है, ठीक है? तो इन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग देनी चाहिए, इन लोगों को अच्छे से सब कुछ आना चाहिए जिससे कि मीन्स इन शॉर्ट ये लोग एफिशिएंट होने चाहिए, राइट? जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। सो एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी? इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है? इन सब इंडिविजुअल जो यूनिट लोग काम कर रहे हैं इन पे डिपेंड करता है ये कितने कॉम्पिटेंट है। टू इंक्रीज एफिशिएंसी एम्प्लॉयज को हमें क्या देना चाहिए? रिक्वायर्ड ट्रेनिंग देनी चाहिए। एफिशिएंट एम्प्लॉयज वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। सो अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दोगे, उनको कॉम्पिटेंट होने में हेल्प करोगे, राइट? सो दे विल प्रोड्यूस मोर, ठीक है? एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल अर्न more. So this is development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity, right? So ये चार principles थे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के। Let's move on to our next topic which is techniques of scientific management. So कौन कौन सी टेक्निक्स है हमारे पास? फर्स्ट टेक्निक जो है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है? इसमें उन्होंने क्या था, टेलर ने कहा था कि जो हमारा प्लानिंग है और जो हमारा एग्जीक्यूशन है, राइट, वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है? और हमें जैसे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अलग अलग है, ठीक है? सो इसमें बहुत सारा काम होता है, तो उनको लगता है कि एक फोरमैन इज नॉट सफिशिएंट एंड ही कैन नॉट हैव ऑल द क्वालिटीज दैट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ऑल दैट वर्क, ठीक है? सो उन्होंने कहा था कि प्लानिंग में 4 पर्सोनल्स होने चाहिए, ठीक है? और
जो एग्जीक्यूशन में है उसमें 4 पर्सोनल्स अलग होने चाहिए, ठीक है। सो टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस. It was known as functional foremanship. Under planning in charge, 4 personals होंगे, namely instruction card clerk, route clerk, time and cost clerk and disciplinarian. Under production in charge, personal कौन से होंगे? Who would work with where speed boss, gang boss, repair boss and inspector. ठीक है. सो प्लानिंग में और प्रोडक्शन में 4 लोग होंगे, अलग 4 फोरमैन होंगे, क्योंकि उन टेलर को लगता है कि सब में एक क्वालिटी, सब में सारी क्वालिटीज अलग अलग होंगी, ठीक है, अपनी स्पेशलाइज क्वालिटीज होंगी जिससे कि काम अच्छे से होगा और एक इंसान में सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती. सो ही इंसिस्टेड ऑन हैविंग 8 फोरमैन, राइट. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन में क्या है कि जो भी हमारा बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है, जो भी प्रोसेस है उसके लिए एक सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट. जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स और वर्किंग कंडीशन. दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स व्हिच मस्ट बी अडहेयर्ड टू ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ठीक है. अब जैसे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम में क्या होगा, हमने स्टैंडर्ड टाइम निकाल लिया कि एक्स यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, वाई टाइम लगता है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है. तो अब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्कर कितना काम कर रहा है, उसको किस हिसाब से हमें पे करना है. सो ऐसे ही प्रोसेस का, रॉ मटेरियल का, कि कितना रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड एक यूज होना चाहिए, ठीक है. जैसे एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए 10 यूनिट्स ऑफ इनपुट यूज होने चाहिए, ठीक है. सो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया. सो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करें जिससे कि जो वो बेंचमार्क बन जाए और हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द वर्क, ठीक है. नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन में ये है कि जो भी जैसे आपके किसी प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, साइजेस हैं, डायमेंशंस हैं, ठीक है, इन सबको एलिमिनेट कर दो, राइट, सिंप्लीफाई कर दो, राइट. सो सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वेराइटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस, व्हाइल स्टैंडर्डाइजेशन जो हमने पढ़ा एम्प्लॉइज डिवाइजिंग न्यू वेराइटीज इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, राइट. नेक्स्ट इज मेथड स्टडी. अब मेथड स्टडी क्या कह रहा है, इसमें यह है कि यार हर काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है, ठीक है. सो मतलब एक काम को हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है जो बेस्ट होता है, ठीक है. सो उस बेस्ट तरीके को हमें लेके आना है ताकि हमारा काम जो है वो एफिशिएंटली हो सके. सो यही है ऑब्जेक्टिव मेथड स्टडी का. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द job. There are various methods of doing the job. To determine the best way, there are several parameters. Next is motion study. मोशन स्टडी मतलब वर्कर्स कितनी बार जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को लेने, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब वो कितनी मोशंस कर रहे हैं, लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशंस, ठीक है, विच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब. So motion study refers to study of movements like lifting, putting objects, sitting and changing positions which are undertaken while doing a job, ठीक है. So अब इन motions को अगर हम स्टडी कर सके ठीक से और इनको रिड्यूस कर सके तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, ठीक है, और वर्कर्स उतना ही टाइम किसी प्रोडक्टिव चीज़ में डिवोट कर सकते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, राइट. नेक्स्ट इज टाइम स्टडी. अब टाइम स्टडी वही जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि टाइम स्टडी बताता है कि हमें एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है. उसके बाद हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देंगे कि एक्स काम को करने के लिए वाई टाइम लगता है, ठीक है. सो एक बार हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड सेट हो गया, उसके अकॉर्डिंग काम ऑर्गेनाइजेशन में चल सकता है कि कौन अबव स्टैंडर्ड है, कौन बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहा है, राइट. नेक्स्ट इज फटीग स्टडी. फटीग स्टडी क्या होता है, जैसे वर्कर्स काम करते करते थक जाते हैं तो उनको किस किस टाइम पे इंटरवल, हमें रेस्ट इंटरवल देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज हो सके. तो फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क. नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, राइट. अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, वो स्टैंडर्ड है कि 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं एक दिन में, राइट. सो अब जिन वर्कर्स ने, अब ऐसे भी कुछ वर्कर्स होंगे जिन्होंने बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्म किया होगा, मीन्स उन्होंने 9 मतलब मीन्स लेस देन 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 9, 8 और 6,
राइट। और वो भी होंगे जिन्होंने अबव स्टैंडर्ड परफॉर्म किया, मीन्स उन्होंने 11 या 12 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो टेलर कहते हैं कि जिन्होंने इन सबका जो वेज रेट है वो डिफरेंट होना चाहिए, राइट। इससे क्या होगा, जो जिन्होंने बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्म किया है वो मोटिवेट होंगे कि वो भी अबव स्टैंडर्ड या अप टिल स्टैंडर्ड परफॉर्म कर सके। लेट्स से इनका वेज रेट होगा ₹30, इनका होगा 40 एंड इनका होगा 50, ठीक है। तो जिसने 11 यूनिट्स बनाए हैं उसको मिलेंगे 550, जिसने 40 यूनिट्स बनाए हैं उसको मिले 400, राइट। और जिसने 30 यूनिट्स बनाए हैं उसको मिले 270। अब देखो जिसने 9 यूनिट्स बनाए और जिसने 11 यूनिट्स बनाए उसमें कितना गैप है, राइट। सो इससे जिसने 9 यूनिट्स बनाए हैं वो मोटिवेट होगा कि वो भी टिल स्टैंडर्ड या फिर अबव स्टैंडर्ड परफॉर्म करने की ट्राई करे। नेक्स्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन। अब मेंटल रेवोल्यूशन क्या है कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं उनका जो एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। सो वो लोग मूव करें फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, उनके बीच में कॉम्परेशन होना चाहिए, राइट। और उन दोनों को रियलाइज करना चाहिए दैट दे बोथ रिक्वायर वन अनदर, राइट। वर्कर्स के बिना मैनेजमेंट कुछ नहीं है और मैनेजमेंट के बिना वर्कर्स भी कुछ नहीं है। सो ऑर्गेनाइजेशन के हित में उन दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा और उन दोनों को एक दूसरे के लिए अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करना चाहिए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, राइट। अब जैसे मैनेजमेंट जो है उनको शेयर करना चाहिए, जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो उनको वो वर्कर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बोनस, राइट। एंड जो वर्कर्स हैं उनको भी मैनेज ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में, ठीक है, अपना 100% देना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फियोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों फियोल ने दिए हैं टोटल 14 प्रिंसिपल्स, राइट। ये प्रिंसिपल्स आपको एग्जाम में जनरली केस स्टडी की फॉर्म में मिलेंगे और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वहाँ पे किस प्रिंसिपल की बात हो रही है एंड उसके बाद आपको उस प्रिंसिपल को जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। सो इसके लिए आपको प्रिंसिपल्स जो है वो अच्छे से समझ में आने चाहिए। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ वर्क। अब काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, और उन काम को करने के लिए जो है वो उसी काम के स्पेशलिस्ट होने चाहिए जिससे कि स्पेशलाइजेशन हो जाए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट है सो उसको स्टूडेंट्स ने डिवाइड किया, जो जो काम अच्छा करता है फॉर एग्जांपल कलेक्शन या फिर राइटिंग, तो हमने उस काम को उस पर्सन को दे दिया। उससे क्या होगा, एक तो काम डिवाइड हो गया, उसके बाद स्पेशलाइज इंसान उस काम को कर रहा है तो वो काम अच्छे से और एफिशिएंटली होगा, ठीक है। उससे क्या होगी स्पेशलाइजेशन। सो वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब। A trained specialist who is competent is required to perform each job. Division of work leads to specialization. Next is authority and responsibility. So according to Fayol, authority क्या है? It is the right to give orders and obtain obedience. Responsibility is the corollary of authority. इसका मतलब क्या है? authority ये होती है किसी के पास authority है तो मीन्स किसी के पास power है कोई एक डिसीजन लेने की या कोई एक काम करवाने की, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जिसने हमें काम दिया है हम उसको रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर आंसरेबल है उस पर्टिकुलर काम के लिए। सो इन दोनों चीज़ों में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, राइट। अगर किसी के पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी तो वो उसका मिसयूज भी कर सकता है, राइट। और अगर किसी के पास अथॉरिटी होगी ही नहीं, ठीक है, तो वो कोई काम कैसे करेगा जब तक उसके पास उस काम करने की अथॉरिटी नहीं है। उसको वो अथॉरिटी चाहिए लेकिन फिर भी उसके पास नहीं है, ठीक है। तो वो एक्सट्रीम भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी ना हो ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस होना चाहिए इसके बीच में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। नेक्स्ट इज थर्ड प्रिंसिपल क्या है हमारा, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। जो भी रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो सब लोग जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसको अबाइड करें, उन रूल्स को फॉलो करें, राइट। अगर डिसिप्लिन हुआ ऑर्गेनाइजेशन में इसका मतलब क्या है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट सब लोग अपनी कमिटमेंट्स जो है वो पूरी कर रहे हैं विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। अगर डिसिप्लिन होगा कि ये काम करना ही करना है तो वर्कर्स भी कर रहे हैं और मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एटीट्यूड दे हैव टुवर्ड्स ईच
अदर। सो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम ठीक से नहीं होगा, मेस होगा और chaos होगा। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा है कि हर एक एम्प्लॉय पे सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो वो एक ही जने से मिलने चाहिए। अगर दो लोग मुझे ऑर्डर देंगे तो कंफ्यूजन होगी, ठीक है, और टास्क टाइम पे नहीं हो पाएगा, राइट। अब एक फॉर एग्जांपल से मैं कंपनी में सेल्समैन हूँ, ठीक है, और मुझे सेल्स मैनेजर कह रहे हैं कि आप 10% डिस्काउंट दे दो कस्टमर्स को जिससे कि हमारी सेल्स बढ़ जाए, ठीक है। मुझे फाइनेंस मैनेजर कह रहे हैं कि आप 10% डिस्काउंट नहीं दे सकते, ठीक है, उससे जो बजट है ऑर्गेनाइजेशन का वो खराब हो जाएगा, आप सिर्फ मैक्सिमम 5% डिस्काउंट दे सकते हो। अब इस केस में क्योंकि दो बॉसेस ने उसको कहा है तो वो सेल्स मैन तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं 5% दूँ या 10% दूँ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी वन एंड ओनली one boss for each individual. Dual subordination should be avoided. This is to prevent confusion regarding the task to be done. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका फोकस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, विच इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर उनको एक ऑब्जेक्टिव दिखेगा और वो सब लोग उसी डायरेक्शन में काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है वो अचीव हो पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी जिस डायरेक्शन में आपको काम करना है, ठीक है, सो आपके जो एफर्ट्स है वो फोकस्ड होंगे और कोऑर्डिनेटेड भी होंगे। So all the units of an organization should be moving towards the same objectives through coordinated and focused efforts. Next principle is subordination of individual interest to general interest. It means कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई वर्कर है, ठीक है, उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी है कंपनी में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको मनी चाहिए या उसको प्रमोशन चाहिए, ठीक है, सो उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है तो, और कंपनी का अपना भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, कंपनी के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने गोल्स हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर ऐसा होता है कि उस इंडिविजुअल को चॉइस लेना पड़ता है, सो ही मस्ट चूज organizational objectives over his own individual objectives, right? जैसे कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं फॉर से एग्जांपल और वो कंपनी को सैलरी कट करनी पड़ रही है, तो उस टाइम पे उस इंडिविजुअल को ये भूल जाना चाहिए कि मतलब कुछ टाइम के लिए कि मुझे सैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, ठीक है, लेकिन उनको किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि वो इंडिविजुअल भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही ग्रो करेंगे। So every worker has some individual interest for working in a company. The company has got its own objectives. In all the situation, the interest of the group company will supersede the interest of any one individual. Right? So next principle is remuneration of the employees. अब इसमें ये है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी जो रेम्यूनरेशन है, राइट, जो भी है वो फेयर होनी चाहिए, ठीक है। फेयर कैसे होनी चाहिए, बहुत सारे एक्ट्स हैं इस पे, राइट, जो कॉम्पिटिटर दे रहा है, मतलब सैलरी कंपेटिटिव भी होनी चाहिए, ठीक है, और वो एक्ट को भी अबाइड करनी चाहिए। सो द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। अभी दोनों के लिए फेयर होनी चाहिए, ये नहीं कि हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को भी देखना है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है और ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, तो ये सब कुछ कंसिडर करते हुए हमें देखना चाहिए कि जो फेयरनेस है वो बोथ साइड्स हो। द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड एट सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी एज वेल। कंपनी की भी पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, जिस सेंट्रलाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कुछ एक दो लोगों के पास ही है, राइट। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, जिसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अलग अलग लेवल्स पे डेलीगेटेड है, ठीक है, मीन्स काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है अपने अपने लेवल पे, ठीक है। अब जैसे जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होती है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरी डिसेंट्रलाइजेशन या पूरी सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे फॉर से
जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो लोग जैसे सीईओज एंड वो सब लेते हैं, जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये ऐसे डिसीजंस हो गए। लेकिन जो नॉर्मल रूटीन लेवल डिसीजंस होते हैं वो सब जो है वो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, राइट। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ decision making authority is called centralization, whereas its dispersal among more than one person is known as decentralization. According to Fayol, there should be a balance between both. Centralization और decentralization के बीच में क्या होना चाहिए, एक balance होना चाहिए, right? So next principle is scalar chain. अब scalar chain क्या होता है कि हमारे पास एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, एक हायरार्की होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी एक सीनियर मैनेजमेंट होती है, ठीक है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। सो हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक के अकॉर्डिंग जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर चेन। द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन, ठीक है। ये हमारे पास स्केलर चेन हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जब कुछ कम्युनिकेशन होना होता है तो स्केलर चेन के थ्रू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ई ने एन से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, पहले डी से, डी सी से, देन बी, देन ए, एल, एम, देन एन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, ठीक है, सो ई जो है वो एन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है या ओ से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू गैंग प्लान, राइट। ई से या एन से, और ई जो है ओ से या एन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू गैंग प्लान, ठीक है। गैंग प्लान किस लिए होता है, इमरजेंसी में कुछ कम्युनिकेशन करना हो तो उसके लिए यूज होता है। अगर वो ऐसे ही कम्युनिकेट करते रहेंगे तो इन केस ऑफ इमरजेंसी इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ टाइम, ठीक है, इससे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इमरजेंसी के केस में अगर जल्दी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो हम ये गैंग प्लान का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इन दी ऑर्गेनाइजेशन यही स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी जो है वो फॉलो होता है इन केस ऑफ कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है कि हर इंसान की और हर मटेरियल की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हैमर एक एक वर्कर ने यूज किया, उसने उठा के कहीं पे भी रख दिया, दूसरे वर्कर को चाहिए तो वो ढूंढता जा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब उन वर्कर्स को सुपरवाइजर से कुछ काम है, कुछ पूछना है, सुपरवाइजर का ये अता पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो पीपल और मटेरियल है उनकी एक सूटेबल प्लेस होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। अगर वो ऐसे ढूंढने में किसी इंसान को या चीज़ों को ऐसे टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो ऐसे काम कब होगा, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। सो पीपल एंड मटेरियल्स मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यही कहता है कि लोगों का और मटेरियल का एक स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो मिले फॉर एट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनको जो काइंडली, ठीक है, और जस्टिस करना चाहिए, दे मस्ट बी फेयर टू ऑल दी वर्कर्स, ठीक है। अगर मैनेजर्स फेयर होंगे टू ऑल दी वर्कर्स, उनको कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, दे हैव टू बी काइंड, अगर वो ऐसा होगा तो फिर जो वर्कर्स हैं वो भी क्या होंगे, लॉयल होंगे टूवर्ड्स दी मैनेजर्स। तो इक्विटी क्या कहता है कि मैनेजर्स को सब वर्कर्स को इक्वली ट्रीट करना है विद जस्टिस एंड फेयरनेस। This principle emphasizes kindliness and justice in the behavior of the managers towards workers. This will ensure loyalty and devotion, right? अगर मैनेजर्स फेयर होंगे टुवर्ड्स दी वर्कर्स तो ऑब्वियसली वर्कर्स भी लॉयल होंगे और वो डिवोशन से फुल डिवोटेडली अपना जो है वो काम करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। तो आजकल क्या होता है जैसे जो भी लोग हैं वो कितने ज़्यादा जॉब्स चेंज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर पे मिलती है वो चेंज करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत लॉस होता है। उससे क्या होता है, क्योंकि उनको नए लोग हायर करने पड़ते हैं, उनको दोबारा से ट्रेनिंग देनी पड़ती है जिससे कि कॉस्ट उनके ऊपर चली जाती है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, जो एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं उसको जो है हमें कम करना चाहिए, दे मस्ट बी स्टेबल, ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल मीन्स दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज, एम्प्लॉय टर्नओवर को मिनिमाइज करना पड़ेगा टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल
efficiency. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. अब इनिशिएटिव ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि वर्कर्स को भी हमें मोटिवेट करना चाहिए, उनको encourage करना चाहिए कि वो भी हमें आइडियाज दे, ठीक है, वो भी प्लान्स में कंट्रीब्यूट करे. तो इनिशिएटिव को जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में encourage किया जाना चाहिए. एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत सारे वर्कर्स ने बहुत सारे आइडियाज दिए फर्म को, और उन्होंने जब उन आइडियाज को अप्लाई किया, अगर फर्म को उससे कोई प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उस आइडिया से, तो उस वर्कर को एक्नॉलेज करना चाहिए, राइट. एंड उसको उसके मतलब जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं वो वर्कर्स के साथ शेयर भी करने चाहिए, ठीक है. सो वर्कर्स शुड बी encouraged to develop and carry out their plans for improvements. Initiative should be encouraged. So the last principle is Esprit de corps. अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल इंसिस्ट करता है ऑन टीम वर्क, ऑन यूनिटी एंड हार्मनी, ठीक है. जो मैनेजर्स हैं उनको रिप्लेस करना चाहिए आई विद बी. अब मैनेजर्स को ये नहीं कि सिर्फ यही करना है कि हमारी वजह से ये हो रहा है, हमारी वजह से, ठीक है, दे शुड रिप्लेस आई विद बी, ठीक है. उनको वर्कर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, राइट. और वर्कर्स और मैनेजर्स को एक साथ काम करना चाहिए विद हार्मनी, ठीक है. टीम स्पिरिट होना चाहिए. So management should promote a team spirit of unity and harmony among the employees. A manager should replace I with we in all his conversations with the workers to foster team spirit. ठीक है, managers को ये feel करवाना है workers को, they all are working together as a team for the achievement of the goals of the organization. This will give rise to spirit of mutual trust and belongingness among the team members. ठीक है, इससे क्या होगा, उनका म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, they'll have a feeling of belongingness towards each other, right, and they will work as a team to achieve the goals of the organization. तो मैनेजमेंट को क्या प्रमोट करना है? मैनेजमेंट को प्रमोट करना है टीम स्पिरिट among the employees as well as with themselves, right. तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने देखा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, उसके बाद हमने नेचर पढ़ा, जिसकी मेमोरी टेक्निक थी दैट इट इज यूनिवर्सल. बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सीसीडी लेकर जाता है. सिग्निफिकेंस, एस फॉर सिग्निफिकेंस, एस फॉर सोशल्स ऑफ ट्रेनिंग. नेक्स्ट हमने पढ़े थे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, राइट. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है, उसके बाद कौन कौन से प्रिंसिपल्स है. टेलर के 4 प्रिंसिपल्स थे. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism. Next था development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. उसके बाद हमने पढ़ा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सबसे पहली टेक्निक पढ़ी थी हमने फंक्शनल फोरमैनशिप, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट था मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी. लास्ट हमने पढ़ा था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. उसके बाद हमें पता लगा कि मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है. उसके बाद हमने देखे थे फेयोल्स के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के. तो उनके 14 प्रिंसिपल्स हैं. फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of employees, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of personnel, initiative and spirit de corps, right. So हमने यहाँ पर अपना chapter 2 पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है and we are done for the day. Thanks.